नमस्कार दोस्तों। यगदत्त शर्मा के उपन्यास अपराधनी के भाग 2 में आज सुनते हैं। श्याम चला गया। कुछ देर पश्चात विमला भी वहीं पहुंच गई जहां श्याम ने उससे मिलने को कहा था। वे सिगरेट पी रहा था। क्या मुझे थोड़ी ब्रांडी मिलेगी? श्याम ने कहा। मंगाती हूँ, विमला बोली। विमला ने नौकर को ब्रांडी का ऑर्डर दिया। ब्रांडी आने पर विमला श्याम से बोली, जरा प्रयोगशाला में फ़ोन करके मालूम करो कि डॉक्टर रमेश वहाँ हैं या नहीं। वे तुम्हारी आवाज़ नहीं पहचानते। श्याम ने फ़ोन किया। उसने पूछा कि डॉक्टर रमेश वहाँ हैं या नहीं। खाना खाने के पश्चात वे वहाँ नहीं आए। उसने विमला से कहा, मेरे नौकर से पूछो कि वे वहाँ तो नहीं आए। मेरा साहस नहीं है। नौकर ब्रांडी और सोडा ले आया। श्याम ने ब्रांडी ली। उसने विमला से भी पीने का आग्रह किया, परंतु विमला ने स्वीकार नहीं किया। यदि आने वाला व्यक्ति रमेश ही होगा तो क्या होगा? विमला ने भयभीत स्वर में पूछा। वे परवाह भी नहीं करेगा, श्याम ने कहा। क्या? विमला के स्वर में थरथराहट थी। हाँ, वे शर्मीली प्रकृति का है। कुछ लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। वे जानते हैं कि इस प्रकार की बातों को बढ़ाने में बदनामी होती है, इसलिए वे जानते हुए भी उन पर पर्दा ही डालना चाहते हैं और यही उचित समझते हैं कि बात छिपी ही रहे। वे किसी प्रकार उखड़े नहीं, परंतु मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि वे रमेश नहीं था। यदि वे था तो वे इस संबंध में कुछ नहीं कहेगा। मेरे विचार से वे अनदेखी अनसुनी कर देगा इस बात को। विमला को ये भला नहीं लगा। वे बोली, वे मुझे बहुत चाहते हैं श्याम। ये और भी अच्छी बात है, तब तुम उसे ठीक कर सकोगी। इतना कहकर वह मुस्कुरा दिया। विमला उसकी इस मीठी मुस्कान पर न्यौछावर हो जाती थी। श्याम की ये मुस्कान उसकी आंखों में होती हुई धीरे धीरे उसके हृदय में उतर जाती थी। उसके अपने सुंदर दांत चमक उठते थे। वे स्पंदित हो उठती थी। उसका बदन रोमांचित हो जाता था। मैं चिंता नहीं करती, विमला ने कहा। वे मुस्कुरा रही थी। वे है भी इसी योग्य। गलती मेरी ही थी, श्याम बोला। तुम क्यों आए? मैं तुम्हें देखती रह गई, विमला ने पूछा। मैं रोक नहीं सका अपने को, श्याम बाबू। विमला उसकी ओर थोड़ी झुकी। उसकी काली और चमकदार आंखों में वासना भरी थी। विमला उसकी ओर देख रही थी। उसका मुंह खुला था। श्याम ने अपनी बाहें विमला के गले में डाल दी। विमला ने उन फैली हुई बाहों में अपने आप को डाल दिया। मुझ पर विश्वास करना, श्याम ने कहा। तुम्हारे साथ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। काश मैं तुम्हें उतना सुखी कर पाती जितना तुम मुझे करते हो, विमला ने नेत्र बंद करके कहा। अब तो तुम्हें भय नहीं लगता? श्याम बोला। मुझे अपने प्रति से घृणा है, बहुत जबरदस्त घृणा, विमला ने कहा। श्याम की समझ में नहीं आया कि वे क्या उत्तर दे। उसने विमला के मुलायम गालों पर हल्की सी थपकी दी। फिर उसने अपनी घड़ी देखी। तुम्हें मालूम है मैं क्या चाहता हूँ? श्याम बोला। द्वार बंद कर दूँ? विमला कहकर मुस्कुरा दी। श्याम बोला, नहीं, मैं अब जाना चाहता हूँ। वे चल पड़ा और विमला अकेली खड़ी रह गई। विमला मुस्कुराकर बोली, आपको लज्जा नहीं आती? अपने दफ्तर का तनिक भी ध्यान नहीं। जाइए, आप अपने काम पर जाइए। श्याम विमला से चुहल करने को रुका और बोला, प्रतीत होता है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, विमला धीमे स्वर से में बोली। श्याम मुस्कुरा दिया। मेरी अच्छी विमला, तुम उस आने वाले के लिए चिंता न करना। तुम व्यर्थ परेशान न होना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे नौकर ही होगा। यदि वे रमेश ही हुआ और उसने तुम्हें कष्ट देना चाहा तो मैं तुम्हें कप्तान ही उठाने दूंगा, विश्वास रखना। विमला मुस्कुरा दी। श्याम चला गया। श्याम की आयु 40 वर्ष की थी, परंतु उसका बदन कसा हुआ वे युवक प्रतीत होता था। विमला के घर स्तब्धता थी। उसने चुपचाप घर में प्रवेश किया। मंसूरी में पहाड़ी के एक किनारे पर उसका मकान था।
इससे अधिक बड़ा मकान वे नहीं ले सकते थे। वे अब केवल अपने प्रेमी के विषय में सोच रही थी। उसका ध्यान शाम के सौंदर्य में उलझा हुआ था। आज जो कुछ हुआ वे मूर्खता थी, परंतु जब वे चाहते हो तो वे कैसे मना कर सकती थी। वे 2-3 बार आ चुका था। वे हर बार दोपहरी में आया जब कोई भी बाहर जाने की बात नहीं सोच सकता। बच्चों ने भी उसे आते जाते कभी नहीं देखा। विमला जब प्रथम बार शाम से इस छोटे से मकान में मिली थी तो उसने कहा था, तुम कितने छोटे और गंदे मकान में रहती हो विमला। हाँ, तुम्हारे आने से पूर्व तो ये गंदा ही था, उसने कहा था। परंतु जब श्याम ने उसे अपने करों में भर लिया था तो वे सब कुछ भूल गई थी। उसे वे गंदा और छोटा मकान स्वर्ग सा प्रतीत होने लगा था। ये कितना बुरा था कि वे स्वतंत्र नहीं थी। वे दोनों स्वतंत्र नहीं थे। विमला को श्याम की पत्नी अच्छी नहीं लगती थी। उसका विचार अब श्याम की पत्नी पर केंद्रित हो गया। उसका कमला नाम कितना गंदा था। उसकी अवस्था 38 वर्ष की होगी। श्याम ने उसके संबंध में कभी कुछ कहा नहीं। उसे उसकी चिंता भी नहीं थी। कमला ने उसे परेशान कर दिया था, परंतु श्याम बड़ा सज्जन था। विमला श्याम के प्रति अपने प्रेम की भावना पर खिल उठी। कमला विमला से कद में लंबी थी, पतली भी। उसके केश काले थे और कुछ सुंदर नहीं था उसका। जवानी के दिनों में वे सुंदर रही होगी। उसके नक्श सुंदर थे, परंतु कोई विशेषता नहीं थी। उसकी नीली आंखों में आभा नहीं थी। उसमें अब कोई आकर्षण नहीं था। उसके गाल भी दब गए थे। कपड़े वे सुंदर पहनती थी, वैसे ही जैसे अफसर की पत्नी को पहनने चाहिए। विमला के मुख पर हास्य की रेखाएं खिंच गईं। कमला की आवाज़ में मिठास था। श्याम कहता था कि वे बच्चों के लिए बहुत अच्छी माँ है। विमला की माताजी ऐसी स्त्रियों को सीधी सादी पत्नी कहा करती थी, परंतु विमला को कमला कभी अच्छी नहीं लगी। उसे वे हर तरह नापसंद थी। अपने घर आने वाले अतिथियों के प्रति कमला का व्यवहार विमला को खलता था, और विशेष रूप से अपने प्रति। वे कमला की नज़रें पहचानती थी और उसकी विवशता पर मुस्कुराती। वे उसे दुर्बल और अपने को सबल समझती थी। कभी कभी अकेली ही खिलखिलाकर हंस पड़ती थी और उसे कमला की दशा बहुत ही दयनीय प्रतीत होती थी। कमला का उसके आसपास के रहने वाले सभी लोग आदर करते थे, परंतु विमला की दृष्टि में वे कभी आदर की पात्र ना बन सकी। अन्य लोग कमला को बहुत सरल और सहृदय महिला कहकर पुकारते थे, परंतु विमला को वे नितांत नीरस और सूखी सूखी लगती थी। उसके अंदर कभी कमला के प्रति आकर्षण पैदा नहीं हुआ। विमला के पति हाईकोर्ट के जज थे। हजारों लोग उनसे मिलने के लिए उनके बंगले पर आते थे, परंतु जब से विमला का विवाह हुआ तो उसके मकान पर कोई नहीं आता। यदि आता भी था तो कोई एक आध मरीज, जिसे देखकर विमला को नफरत ही होती थी। उसकी नाक भी चढ़ जाती थी और सोचती थी कि वे जितना शीघ्र वहाँ से टले उतना ही अच्छा। विवाह के उपरांत विमला ने देखा कि समाज में उसके मान का स्तर उसके पति के स्तर द्वारा ही आंका जाता है। इस कटु सत्य के साथ विमला समझौता न कर सकी। संपर्क में आने वालों ने उसे मान दिया। आरंभ में उस दंपति को प्रायः नित्य ही किसी न किसी पार्टी में बुलाया गया। एक बार वे गवर्नर के यहाँ दावत में गई। वहाँ उसका नववधू जैसा आदर सत्कार हुआ, परंतु उसने शीघ्र ही समझ लिया कि एक डॉक्टर की पत्नी होने के नाते उसका समाज में विशेष महत्व नहीं था। इसने विमला के मन पर गहरा आघात किया। एक दिन विमला ने अपने पति से दुखित होकर कहा, कितना दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि मेरे घर पर कितने ही लोग प्रतिदिन आते थे और यहाँ हमें बिल्कुल कूड़े करकट की भांति अलग पड़े रहना पड़ता है, मानो सभ्य समाज के हम अंग ही नहीं हैं। डॉक्टर रमेश विमला की बात सुनकर केवल मुस्कुरा भर दिए। विमला बोली, मुझे डिनर इत्यादि पर किसी अन्य के साथ जाने पर कितना बुरा लगता है, मैं कह नहीं सकती। विमला कहकर मुस्कुरा दी, संभवतः इसीलिए कि डॉक्टर रमेश को बुरा न लगे। डॉक्टर रमेश मुस्कुराकर विमला का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, विमला, इसकी तुम चिंता न करो। रहस्य ही बना रहा। विमला कुछ भी ना समझ सकी।
वे जिस गुत्थी को खोलना चाहती थी उसकी गांठ और भी कड़ी हो गई। उसने डॉक्टर रमेश के चेहरे पर गंभीरतापूर्वक देखा, परंतु वे बराबर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आकृति पहले जैसी ही सरल थी। विमला कुछ लजा सी गई और आंखें नीची हो गईं। तो दोस्तों, इस प्रकार यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास अपराधनी का भाग 2 समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष भाग 3 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।